नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से आपके बीच हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ मौजूद हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। आज 15 तारीख हो गई है, कल 16। परसों इसी वक्त मतदान जोरों पर रहेगा। 2:30 बज रहा है इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। परसों जो है 2:30 बजे तक मतदान का रुख दिखने लगेगा, कितना फीसदी मतदान हो रहा है, क्योंकि मैदानी इलाका है, बस्तर जैसा जंगल का इलाका नहीं है। आंकड़े हो सकता है जल्दी आने लगे। हमारे पास आज और कल ये 2 ही दिन है राजनीतिक विश्लेषण के लिए। परसों हम खुद भी मतदान की खबरों में व्यस्त हो जाएंगे। हमारे पास आज बिलासपुर संभाग की 24 सीटें हैं बात करने के लिए। 24 सीटों पर चर्चा हो नहीं सकती, थोड़ा लफाजी की खराब आदत है, सुधरती नहीं है। वो तो हम 8-9 सीटों पे आज चर्चा करते हैं आपके सामने। बिलासपुर संभाग सबसे दिलचस्प इसलिए है कि बस्तर का एक अलग कैरेक्टर है, उसका मिजाज अलग दिखता है। सरगुजा का मिजाज अलग दिखता है। बस्तर में वोट डल चुके हैं, सरगुजा में डलने वाले हैं। सरगुजा के बारे में हमने 2 किस्तों में 14 सीटों पर अभी चर्चा खत्म की है, आपने देखी होगी। बिलासपुर संभाग को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये मैदानी इलाका है। एक बस्तर सरगुजा से अलग कैरेक्टर है इसका, अलग किरदार है, अलग मिजाज है इसका। और इस इलाके में बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जोगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शायद अभी जय जोहार पार्टी या जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जो नई बनी है उसका भी कुछ असर हो सकता है। ऐसे छह आउटफिट हैं, छोटी पार्टियां कहें या राजनीतिक संगठन कहें, 6 हैं ऐसे। इनमें अरविंद नेताम की हमर राज पार्टी भी इस बार जुड़ गई है। तो जिन सीटों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इनमें इन 6 पार्टियों में से किसी किसी के कैंडिडेट कहीं कहीं पे हैं और इनका ज़्यादा असर यहाँ पर होगा। सरगुजा और बस्तर के मुकाबले इनका असर इस इलाके में ज़्यादा होगा। ये 24 सीटें जो हैं ये थोड़ा ज़्यादा घमासान वाली सीटें हैं, क्यों शशांक? बिल्कुल है, बिल्कुल। यहाँ बसपा, गोंडवाना पार्टी तक गणतंत्र पार्टी, इनके विधायक भी रहे हैं। भी रहे। पिछले ही विधानसभा चुनाव में इसी इलाके से बस इसके जोगी कांग्रेस के कम से कम 4 विधायक तो इसी इलाके के थे। 3 विधायक थे, 3 इस इलाके के थे। एक देवव्रत बाहर के थे और एक भाटापारा के थे, प्रमोद शर्मा बलौदा बाजार। 3 विधायक जोगी कांग्रेस के इन्हीं इलाकों से थे जो सीटें हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनके अलावा बसपा के विधायक भी इन्हीं इलाकों से रहते आए हैं। बिलासपुर संभाग के जांजगीर चांपा से 2 रहे हैं। एक जयजयपुर से और दूसरे पामगढ़ से तो यहाँ से रहते आए हैं। जी बिल्कुल। और ये सीटें ऐसी हैं जिनमें गोंडवाना भी बसपा के साथ मिलके इस बार लड़ रही है। इसमें कोरबा वगैरह का कुछ हिस्सा जो है वो आदिवासी बेल्ट भी है। वहाँ पे गोंडवाना के वोट ज़्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के यह है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच वोटों का जितना फासला रहेगा उससे अधिक वोट इनमें से एक पार्टी या कई पार्टी को मिलकर मिल सकते हैं। बिल्कुल सही। यानी जीत का संतुलन जो है, बैलेंस जो है, वो ये पार्टियां यहाँ पे बिगाड़ सकती हैं। तो बड़ा दिलचस्प है मेरे हिसाब से। जो कोई भी यहाँ का चुनावी समीकरण बतलाए वो बड़ी बात होगी यहाँ की। अब हम चालू करते हैं यहाँ से। बिलासपुर संभाग की 24 सीटें, आज हम 8-9 सीटों पे थम जाएंगे। इसमें से पहली सीट हम चालू करते हैं रायगढ़ जिले से। रायगढ़ जिले की लैलूंगा, ये ट्राइबल रिजर्व सीट है ये। और यहाँ से कांग्रेस की विद्यावती सिदार उम्मीदवार है। भाजपा की सुनीति सत्यानंद राठिया, नाम से लग रहा है कि दोनों महिला उम्मीदवार हैं आमने सामने। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हमर राज पार्टी और भी कुछ लोग यहाँ पर मैदान में हैं। लैलूंगा सीट के बारे में बतलाइए शशांक, क्या माहौल है यहाँ? ये यहाँ मौजूदा विधायक हैं चक्रधर सिदार। अच्छा। उनके टिकट काट के महिला प्रत्याशी हैं विद्यावती सिदार को टिकट दी गई। उन्हीं के समाज की दिख रही है नाम से। उन्हीं के समाज की। और आपको याद होगा कि पहले भाजपा के विधायक थे प्रेम सिंह सिदार। और बाद में जोगी जी कांग्रेस के साथ जो 12 विधायक टूटे चले गए थे जोगी जी के साथ, पहले मुख्यमंत्री काल थोक में 12 थे 13 थे।
जिसमें तरुण चटर्जी भी एक बड़े थे जी, जो आज नहीं रह गए। गंगूराम बघेल, सक्रजीत नायक, इस इलाके से 3 लोग थे। हाँ, तो उनमें से एक प्रेम सिंह सीधार विधायक हुआ करते थे। हाँ। उनकी पुत्र वधू है। अच्छा, उनकी बहू है बिल्कुल, विद्यावती सिद्धार। अच्छा। और दूसरे भाजपा, यानी जोगी जी कांग्रेस में रहे कि कांग्रेस के बाहर रहे, कांग्रेसियों से उनका रिश्ता, उनकी पार्टी का रिश्ता बने रहा। जी बिल्कुल। अभी भी अमित जोगी ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, हाँ। इसमें कांग्रेस से जुड़े हुए कई लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं। अच्छा, तो लैलूंगा पे आए अपन। और भाजपा से है सुनीति राठिया। हाँ, सुनीति राठिया पहले विधायक रही हैं एक बार। हाँ। उनके पति सत्यानंद राठिया वो भी एक बार विधायक रहे। हाँ, नाम याद पड़ रहा है मुझको। रमन सरकार में पहले कार्यकाल में मंत्री भी थे। हाँ। तो और इन सब के बीच में हमारा राज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। हाँ। अब आपको बता दूं कि ये जो लैलूंगा इलाका है, हाँ। यहाँ कोयला, इंडस्ट्रियल एरिया, हाँ। मतलब स्टील से, मतलब निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लांट वही है, जिंदल का। ऐसा पार्क भी वही है। ये लैलूंगा में आता है, जो रायगढ़ का प्लांट बोलते हैं जिंदल का, वो विधानसभा क्षेत्र यही आता है। बहुत है, यही आता है। अच्छा। और तो कर्मचारी हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। हाँ। कोल खदाने भी, यानी कमर्शियल एक्टिविटी बहुत है यहाँ। बहुत है। हाँ। तो इन सब के बीच में ये चूंकि यहाँ दबदबा इनका भी रहता है, कर्मचारियों उद्योगपतियों का कर्मचारियों के, ट्रेड यूनियन का, इनका काफ़ी वो रहता है। अच्छा, मेरे को याद आ रहा है कि बहुत सारे मतलब उद्योगपतियों के मतलब ये रहता है कि पसंदीदा विधायक हो जाए। विधायक तो बाद की बात है, उम्मीदवार भी उनकी पसंद की भी हो जाए। ऐसा बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है कि इससे पहले एक विधायक हुआ करते थे, हृदय राम राठिया। हाँ। तो मैं बैजनाथ धाम की यात्रा पे गया था, संयोग से वो भी गए हुए थे। तो बैजनाथ धाम की यात्रा में गया था, तो उनके साथ 2-3 कर्मचारी थे। तो मैंने पूछा कौन है ऐसा, तो जिंदल के कर्मचारी हैं। हाँ। तो मतलब इस तरह सेवा सत्कार में लगे रहते हैं। कुल मिला के ये हैं। हाँ। तो अब खैर चंदा भी वहाँ कैंडिडेट्स को खूब मिलता होगा उद्योगपतियों से। हाँ, तो ये दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। मैं आज ही क्यों इस पे ट्विटर पे देख रहा था कि नवीन जिंदल ने पोस्ट किया है, जो वहाँ के सबसे बड़े उद्योगपति थे। अभी पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री उनकी है, कौन सी भाई को उन्होंने बेच दी है, लेकिन नवीन जिंदल ने आज झारखंड के महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का दिन है आज, तो आज के दिन उन्होंने बिरसा मुंडा का नाम लेके कुछ पोस्ट किया है ट्विटर पर नवीन जिंदल ने। मुझको ध्यान पड़ रहा है, नवीन जिंदल जिस मामले में सीबीआई का केस उनके खिलाफ चल रहा है, उसमें कुछ झारखंड की ही खदानों वगैरह का केस है ना? जी, एक केस है उनका, झारखंड की खदान में ही कुछ केस है उनका। उन्होंने पोस्ट किया है बिरसा मुंडा के लिए। खैर, उद्योगपति का क्या है, वो ऐसा करते रहते हैं। तो लैलूंगा आपके हिसाब से उद्योगपतियों की दखल रहती है पार्टी के भीतर अपनी पसंद को टिकट दिलाने की, जिताने की, ऐसा जी, ताकि विधानसभा में कोई सवाल ज़्यादा उनके लिए असुविधा के न उठे। स्टाफ वगैरह के काफ़ी वो रहता है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा ये विधायक की चक्रधर सिदार की टिकट कटी है, तो थोड़ी उनके समर्थकों में नाराजगी है। ये कांग्रेस के कांग्रेस के भीतर और भाजपा, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा से काफ़ी कुछ कामों को लेके सक्रिय रही। ये महिला उम्मीदवार दिए हैं और खुद सीएम की भी सभा हो चुकी है, वहाँ गए हुए थे। और इन सब के बीच में यहाँ पिछले खास करके रायगढ़ जशपुर इलाकों में भाजपा ने एक नया प्लान किए हैं। झारखंड से संघ के काफ़ी लोगों को यहाँ एक्टिवेट किए। 2-3 महीनों से ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं ग्रास रूट पे, जाके मैदानी उसमें घर घर संपर्क इस तरह का। तो थोड़े से इस बार मुकाबला काफ़ी वो है, ऐसा मजबूत। यानी संघ जो है इस बार भाजपा का खुलकर काम कर रहा है, काम ज़्यादा। ऐसा क्यों याद पड़ रहा है मुझको कि 2018 में चर्चा थी कि संघ के लोग घर बैठ गए थे और रमन सिंह का काम नहीं किया था, वो निपट गए। जी, ऐसी चर्चा थी और कुछ हद तक सही भी था ऐसा। हाँ, तो 2018 से बदला हुआ माहौल है। बिल्कुल। संघ के लोग न बयान देते, न फोटो खिंचवाते, न प्रचार करते, तो वो धीरे धीरे भीतर ही भीतर काम करते हैं। तो वो उनका काम जो असर दिखाएगा मतदान में, अभी वो सतह पे नहीं दिख रहा है। अभी जो
कई लोगों को लगता है कांग्रेस की एज है, कांग्रेस आगे है, जी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कुछ लोग 55, फिर एक कल मुझको मिले वो 65, एक रविंद्र चौबे जी से मैं 2 दिन पहले दिवाली के दिन मिला था तो 75। जी। ऐसा जो चल रहा है, जी। मुझको लगता है इन लोगों का अभी कोई सामना संघ के कार्यकर्ता से हुआ नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही है खास ना? करके रिमोट एरिया में काफ़ी काम हुआ कर रहे हैं, खास सरगुजा इलाके में थोड़ा मजबूत दिख रही है भाजपा। तो कांग्रेस के जो लोग 75 बोल रहे हैं, ये लोग उनको पहचान नहीं पा रहे हैं संघ के बिल्कुल। लोगों को। जी। कुछ हुलिया वगैरह बदल के काम करते हैं क्या वो लोग? अब वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए या एक तरह से एक टारगेट फिक्स करके अच्छा। लिए, जैसे 2018 में 65+ भाजपा का नारा था। हाँ। तो ठीक है, वो 15 सीट में सिमट गई। अच्छा। लेकिन नारेबाज नारा तो था। जी। ठीक, तो ये लैलूंगा की बात हुई। दोनों महिला उम्मीदवार कैसे होते हैं? दोनों पार्टी कुछ तय करती है क्या? ठीक है, उनके महिला उम्मीदवार है, दोनों साथ ऐसा अच्छी है। ये बतलाइए मुझको, ये गोंडवाना के रघुवीर राठिया लड़ रहे हैं यहाँ से। जी। गोंडवाना का यहाँ पे बेस क्या रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये जो जैसे आगे आते जाएंगे, शुरुआत में जो ये खास करके लैलूंगा का वो देखे जाए तो सीधा ही मुकाबला होता रहा है। हाँ। और छोटी पार्टियां 2000, 5000, 10,000 तक पा लेती हैं। पा लेती हैं। यानी 5-10 हजार के वोट के संतुलन को ये बड़े आराम से बिगाड़ सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया लैलूंगा का। अगला हम आते हैं रायगढ़। रायगढ़ बड़ी दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूंसी है, ध्यान से सुनिएगा। जिला मुख्यालय है ये। जी। यहाँ अग्रवाल समाज के लोग काफ़ी संख्या में बसते हैं। व्यापारी उद्योगपति अग्रवाल बहुत सारे हैं। यहाँ से बहुत सारे अग्रवाल लोग समय समय पर विधायक रहे हैं, कोई कांग्रेस के, कोई भाजपा के। जी। ऐसा ही है। बिल्कुल। इसको अग्रवालों का शहर मोटे तौर पर मानते हैं। जैसे खरसिया कस्बा है, वैसे रायगढ़ अग्रवालों का शहर है। जैसे कुछ सीट मानते थे, जैसे सीपत को बोलते थे ब्राह्मण सीट है। हाँ। उसी तरह ये अग्रवाल सीट है। पाटन के बारे में बोलते थे, एक आध बेलतरा को ब्राह्मण सीट हाँ, बोलते हैं। पाटन को जैसे बोलते हैं कुर्मी सीट है। कुर्मी सीट है। तो इसी तरह की चर्चा ऐसा ये इसको अग्रवाल लेकर सीट है। अग्रवाल सीट मानी हाँ। जाती थी। लेकिन पिछली बार वो अग्रवाल कैंडिडेट तो हार गए। हाँ। शक्रजीत नायक अगरिया समाज से हैं। हाँ। मौजूदा विधायक है, पार्टी ने उनको रिपीट किया। हाँ। प्रकाश नायक का विरोध भी था, काफ़ी था। प्रकाश नायक अभी मौजूदा विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उन्हीं को दोबारा टिकट दी गई है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भाजपा से ओपी चौधरी है। जी। ओपी चौधरी, आपको ध्यान होगा, राजधानी रायपुर के कलेक्टर रहे हुए हैं। पिछले मुख्यमंत्री रमन सिंह के सबसे करीबी अफसर अमन सिंह के ये पसंदीदा लोगों में से थे। जी बिल्कुल। अमन सिंह 2005 बैच के आईएएस अफसरों को अपना पसंदीदा बतलाते थे। जी। उनका कहना था कि इनकी ग्रूमिंग उन्होंने खुद ने की है, यानी इनको सिखाया, पढ़ाया, तैयार किया उन्होंने खुद ने है। वो कहते थे कि ये सबसे अच्छी बैच है आईएएस लोगों की 2005 की। अब देखिए उस बैच के ओपी चौधरी, इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था खरसिया से उमेश पटेल के खिलाफ। दोनों ही अगरिया समाज के थे। और नंद कुमार पटेल जो नक्सल हमले में झीरम में शहीद हुए थे, उनका गांव है वो खरसिया, वहाँ के नंदेली गांव के थे वो। और उनका बेटा वहाँ पे, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे अगले सीट में। लेकिन वहाँ से हार गए थे ओपी चौधरी। बहुत ही जवान उम्र में आईएएस को छोड़कर राजनीति में आने वाले ये शायद अकेले व्यक्ति हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो हैं तो रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था पुनर्वास की तरह किसी राजनीतिक दल में जाते हैं, या रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले जाते हैं। ओपी चौधरी भरी जवानी में, एकदम ही भरी जवानी, शायद 30-35 साल उम्र रही होगी उस समय, छोड़कर ये राजनीति में आ गए। अमित शाह ने अभी रायगढ़ की ही एक सभा में इनके बारे में कहा बिल्कुल कि आप ओपी को विधायक बनाओ, उसको बड़ा नेता बनाना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। कई लोगों को लगता है कि ओपी चौधरी अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, मैं नहीं जानता, मेरा कहना नहीं है। अगर हो जाते हैं तो अच्छा है, मेरा उनका ओपी बोलकर बातचीत है जी। वो जानते हैं मुझको। कई लोग मुझको कहते हैं आप अपने संबंध ओपी चौधरी से ठीक रखना, वही अगला मुख्यमंत्री है, ऐसा कहते हैं। क्या लगता है शशांक आपको रायगढ़ के बारे में? अब ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के कैंडिडेट एक ही समाज के हैं। अब इन सब के बीच में एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, शंकर लाल अग्रवाल। अच्छा।
वो अग्रवाल समाज के हैं। हाँ, इनका और इतिहास क्या है इनका शंकर लाल? ये भाजपा के कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अच्छा। और इन सब के बीच में एक निर्दलीय है, भाजपा दोनों से एक एक बागी है, गोपिका गुप्ता। हाँ, इनका नाम ये- बड़ा सुन रहा हूँ ये जिला पंचायत की सदस्य है। हाँ। और जिला एक हिस्सा जो है वो कोलता समाज का दबदबे वाले हैं। हाँ। मतलब आबादी काफ़ी है, वोटर। हम्म। तो वो उसी समाज से आती है, गोपिका गुप्ता। गोपिका गुप्ता नाम से ऐसा लगता है कि अग्रवाल भी हो सकता है ये जी। नाम। तो ये मजबूती से लड़ रही हैं और शंकर लाल भी काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। तो दोनों पार्टी के एक एक बागी हो दोनों गए। एक पे बागी से। हाँ, और अमित शाह का रोड शो हो चुका है हाँ, अमित के इसके पक्ष में, ओपी चौधरी के। हाँ, हाँ। ओपी चौधरी की तैयारी काफ़ी पहले से थी और ओपी के खिलाफ नाराजगी मतलब पार्टी के भीतर हाँ। एक बड़ा खेमा आज विजय अग्रवाल हाँ। थे, पूर्व विधायक, उनके समर्थक थे। पिछली बार वो करीब 44,000 वोट पाए थे निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत से, लेकिन वो अब इनके साथ घूमते दिख रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के हैसियत से कितना वोट पाए? 44,000। 44,000? जी। ये किसी भी निर्दलीय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड में से एक होगा क्या? होगा, यानी बड़े बड़े में से एक बड़े होगा बड़े ये। से है। तो वो अभी ओपी के साथ घूम रहे अब हैं। वो प्रचार करते दिख रहे हैं। और प्रकाश नायक को लेकर नाराजगी थी कि टिकट काटने की चर्चा थी, किसी दूसरे अग्रवाल का नाम, 2-3 नाम चल रहा था। हाँ। लेकिन अंततः इनको दोनों ही पार्टी ने किसी अग्रवाल को नहीं दिया। चक्रजीत नायक मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो अब निर्दलीय काफ़ी कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं। और इन सब के बीच में एक जनता कांग्रेस के होंगे। हाँ। ये मधु बाई है, किन्नर है ये मेयर रही हुई है। हाँ, मेयर रही हुई है। मुझको याद है छत्तीसगढ़ की अकेली किन्नर मेयर थी शायद ये। बिल्कुल। हाँ। और हमारा आज पार्टी से भवानी सिंह सीधा। बहुत बढ़िया बात है। तो अभी शायद ये अकेली किन्नर उम्मीदवार है जी सब जगह में। बिल्कुल अकेले। हाँ। तो ये लोग निर्दलीय भी काफ़ी कुछ खेल बिगाड़ने की स्थिति में हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक होना आ रहा है मुकाबला बड़ा कल कठिन। मेरी रायगढ़ के एक पत्रकार से बात हो रही थी, वो अग्रवाल हैं। रायगढ़ में बहुत सारे पत्रकार अग्रवाल हैं। उनसे बात हो रही थी क्या हाल है रायगढ़ के चुनाव का। तो उनका ये कहना था कि रायगढ़ के अग्रवाल समुदाय को ये लगता है कि लखीराम अग्रवाल जी जो भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, उनके चले जाने के बाद यहाँ अग्रवाल समाज को कोई नेता नहीं मिला, बड़ा नेता नहीं मिला। उनको लगता है कि ओपी चौधरी अगर यहाँ से विधायक बनेंगे तो हालांकि अग्रवाल समाज के नहीं हैं, लेकिन यहाँ के अग्रवाल समाज को एक बड़ी आवाज़ मिलेगी, वो वजनदार नेता रहेंगे, रायपुर में रहें, दिल्ली में रहें, भाजपा में जहाँ भी रहें। तो उनका कहना यह है कि अग्रवाल लोग पूरी तरह से साथ दे रहे हैं ओपी चौधरी का। आप भी बतला रहे हो कि पिछले बार निर्दलीय लड़ने वाले जो थे अग्रवाल विधायक, वो इनके साथ में चल रहे हैं। ठीक है, जिसका वहाँ पर बहुमत रहेगा मतदाताओं में वो जीतेंगे। लेकिन हमर राज पार्टी से भी वहाँ पे भवानी सिंह सिदार लड़ रहे हैं जी। उनका क्या है? सभी आदिवासी समाज के हैं। हाँ। टोटल सभी निर्दलीय कुछ ना कुछ वो करने की हैसियत में हैं। हाँ, ऐसा जी। और ये वहाँ पर रही हुई है मधुबाई, तो इनको भी वोट मिल सकते हैं। और जनता कांग्रेस का वजूद तो पूरे बिलासपुर संभाग में है ही जगह जगह। ठीक है, ये रायगढ़ की बात हुई, हम आगे चलते हैं। अब ओपी चौधरी को बड़ा नेता कैसे बनाएंगे अमित शाह? अमित शाह ने पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक उम्मीदवार के बारे में ऐसा कहा है 90 सीटों में से, जो ओपी चौधरी हैं। बाकी को भी बड़ा नेता वो बना सकते हैं, जिसको चाहे उसको, इतनी ताकत है। कहा उन्होंने केवल ओपी चौधरी के बारे में है। आप रायगढ़ के मतदाता हैं तो अमित शाह की इस बात को याद रखिएगा। अगली सीट धर्मजयगढ़, ये शेड्यूल्ड ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की सीट है, रायगढ़ जिले की ही है ये। यहाँ पर मौजूदा विधायक लाल, पहले खरसिया में आते हैं। पहले खरसिया, अच्छा चलिए पहले हम पहले खरसिया की चर्चा करते हैं। मैं एक सीट आगे बढ़ गया था। खरसिया जनरल सीट है, जनरल सीट है खरसिया, रायगढ़ जिले की है। आपको ध्यान होगा खरसिया बहुत बड़े चर्चा में रही जब अर्जुन सिंह ने शुक्ल बंधुओं के छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ से उपचुनाव लड़ना तय किया था।
बहुत बड़ी घटना थी, राजनीतिक घटना बहुत बड़ी थी। वो एक किस्म से चुनौती थी शुक्ल बंधुओं को कि मैं तुम्हारे इलाके में आके उपचुनाव लड़ रहा हूँ, जो करते बनता है कर लो जी। मैं उस समय 1 हफ्ते खरसिया में रहा था रिपोर्टिंग करने के लिए, शायद 1 हफ्ते से ज़्यादा भी रहा था, लेकिन वो किस्सा बहुत लंबा है, उसको छोड़ देते हैं हम। वो खरसिया जो है, वहाँ से नंद कुमार पटेल रहते थे और लोगों का ये कहना है कि अगर वो नक्सल हमले में गुजर नहीं गए रहते और अगर 2003 के बाद सरकार बनी रहती और अगर किसी वजह से किसी ओबीसी नेता के मुख्यमंत्री बनने की बारी आती तो शायद नंद कुमार पटेल ही ओबीसी मुख्यमंत्री रहते, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी कांग्रेस पार्टी के मन की मैं कुछ नहीं जानता। वो तो दिग्विजय और तमाम लोगों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने जोगी को बना दिया था मुख्यमंत्री और दिग्विजय को 1 लाइन का आदेश दिया था कि जाकर अजीत जोगी को शपथ दिलाकर आ जाओ। इतना ही मैसेज मिला था। तो कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, लेकिन चर्चा ये थी कि नंद कुमार पटेल अगर रहते तो ओबीसी समाज के वो सबसे बड़े नेता रहते। बड़े मृदुभाषी थे, मैं बतलाऊं आपको, बड़ा अच्छा व्यवहार था। गृह मंत्री रहते हुए भी किसी से कटुता नहीं रखते थे, कड़वी बात नहीं बोलते थे, दुश्मनी नहीं रखते थे किसी से। कहा जाए तो प्रदेश के आखिरी गृह मंत्री थे। उसके बाद गृह मंत्रालय एक तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय ही चलाता है। ये शशांक ने बहुत अच्छी बात कही कि नंद कुमार पटेल एक किस्म से प्रदेश के आखिरी गृह मंत्री थे। मुझको ध्यान है जेल रोड पर जो कंजर्वेटर का जो बंगला था उस बंगले में वो रहते थे, उसको मंत्री बंगला बनाया गया था। विनम्र व्यक्ति थे, समय पे मिलते थे लोगों से, अच्छे से बात करते थे और व्यवहार ठीक रखते थे। तुमको याद होगा यहाँ भी अपने ऑफिस में आके वो कई बार बैठते थे, घर पे भी मेरे पास कई बार वो आते थे, मैं भी उनके पास जाता था। बड़ा अच्छा उनका व्यवहार रहता था। उनके बेटे उमेश पटेल जो कि भूपेश सरकार में मंत्री भी रहे पिछले 5 साल, वो एक बार फिर वहाँ से उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। भाजपा ने पिछली बार ओपी चौधरी थे, चूंकि वो रायगढ़ उनको शिफ्ट करना था तो यहाँ से पहले उन्होंने महेश साहू नाम के एक कैंडिडेट को खड़ा किया है भाजपा ने। जनता कांग्रेस से एक परिमल यादव हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवीण जायसवाल हैं और भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे। क्या है खरसिया की स्थिति शशांक? खरसिया में भाजपा ने बहुत पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था। 21 लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें खरसिया की भी थी, महेश साहू को। महेश साहू बड़ा जमीनी कार्यकर्ता है। अच्छा। हाँ, तो और नाम कम सुना हुआ नाम कम, लेकिन उस इलाके में हर चुनाव में हर किसी के लिए सक्रिय रहे। अच्छा। और उसके बाद ये चीज़ें हैं कि ये अगरिया समाज का दबदबा है, बाहुल्य मतदाता ज़्यादा संख्या में। उनके बाद साहू का नंबर आता है, साहू समाज के। ठीक। तो जातिगत समीकरण साधते हुए साहू समाज को दिए गए हैं। अच्छा, इन सब के बीच में एक आम आदमी पार्टी से प्रवीण जायसवाल है। हाँ। प्रवीण जायसवाल पहले इनके करीबी थे उमेश के। अच्छा। फिर वो उससे अलग हो गए और काफ़ी कुछ प्रभाव करने की स्थिति में दिख रहे हैं कुछ वोटर। ऐसा। दूसरा, उमेश को लेके ये है कि वो अपने थोड़ी नाराजगी ये है, वो अपने पिता की तरह मिलनसार नहीं है। हाँ। थोड़ा सा रिजर्व टाइप के माने जाते हैं। हाँ, मिलते जुलते कम है। वो साख उनकी अच्छी है, मतलब वो किसी को समय देते हैं तो 1-2 घंटे तक सोए रहते हैं या नहीं मिलते हैं बाहर, यही पता लगता है अभी उठे नहीं। हाँ, वो इस तरह की कुछ बातें हैं। लेकिन विभाग 2-2 चलाएं, लेकिन भ्रष्टाचार या इस तरह के कोई मामले उनके पास सामने नहीं आए। उनकी शाख अच्छी है। लेकिन ये खरसिया का ये है कि जब से खरसिया सीट अस्तित्व में आई तब से आज तक कांग्रेस भाजपा इसको नहीं जीत पाई। हाँ। जब वो जो आप 1988 वाला किस्सा बता रहे थे उपचुनाव में, उस समय ये नंदेली के सरपंच थे। नंदेली के सरपंच थे। रायपुर सर्किट हाउस में अजीत जोगी ने शायद इनको अर्जुन सिंह से मिलाया था। तो उसमें ये हुआ था कि उस इलाके में उस चुनाव में नंदेली में भाजपा को कार्यालय खोलने के लिए किसी ने जगह नहीं दी थी। हाँ। तो ये एक उनके साथ था, उनके प्रभाव इतना था कि आसपास के इलाकों में। मुझको ध्यान है इनका गांव में कच्चा सा घर है। बिल्कुल। इनके परिवार में कुछ सुख दुख कुछ हुआ था तो मैं गया था उस वक्त घर पर। इनके पुराने अंदाज का मकान था वो। जी। तो यहाँ भाजपा बहुत मेहनत कर रही है और पिछली बार करीब 17-18 हज़ार वोट से जीते थे उमेश पटेल। हाँ, तो
वैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जिस हिसाब से माहौल है कि उतना अंतर शायद ना रहे। ये बतलाइए, एक चर्चा थी कि अगरिया समाज ने तय किया कि हमारे ही समाज के दो लड़के एक दूसरे के खिलाफ अपना ताकत को क्यों बर्बाद करें। जी। तो उमेश पटेल को यहाँ से लड़ा रहे हैं तो ओपी चौधरी को कहीं और से टिकट दो ताकि अगरिया उम्मीदवारों की दो जगह संभावना रहे। जी। कुछ ऐसी जातिगत चर्चा होती है क्या? हुई होगी, लेकिन एक बार चुनाव हारने के बाद ओपी चौधरी में वो हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा वहां से खर्चियां लड़ते थे। तो उनकी खुद की भी पसंद रही होगी बाहर चले जाना। बिल्कुल। उनके पास विकल्प थे कि रायगढ़ या चंद्रपुर आ जाए। तो ये जनता कांग्रेस के परिमल यादव का नाम है, ये क्या है? जी, वहीं के स्थानीय नेता हैं। हाँ। और क्या है कि जोगी जी जब भी थे, जब तक रहे, हाँ। हर अपने विरोधी या उनके यहाँ कुछ ना कुछ एक वो बना के रखे थे, एक नेता खड़े करके रखे हुए थे। अच्छा। तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ प्रभाव मिल जाए। वो नंद कुमार पटेल के यहाँ भी उन्होंने एक किसी को पैरेलल रखा हुआ था। अच्छा। इस तरह का। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा वो प्रभावी नहीं है, लेकिन ठीक है। अगली सीट धर्मजयगढ़, ये अनुसूचित जनजाति की सीट है, रायगढ़ जिले में ही है, हम अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया अभी विधायक हैं, यही कैंडिडेट हैं। भाजपा के हरीशचंद्र राठिया, दोनों एक ही समाज के आमने सामने हो गए। बसपा के अनूप बरवा, जोगी कांग्रेस से जोगेंद्र इक्का। क्या स्थिति है शशांक के धर्मजयगढ़ की? धर्मजयगढ़ में आपको याद होगा कि पुराने वो हुआ करते थे मिनिस्टर चंदेश राम राठिया। हाँ। 5-6 बार विधायक रहे, 4-5 बार, हाँ। 5 बार करीब रहे, और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, जोगी सरकार में मंत्री रहे। उन्हीं के बेटे हैं लालजीत सिंह राठिया। 2 बार लगातार विधायक रहे, तीसरी बार चुनाव मैदान में है। हाँ। लालजीत सिंह राठिया के खिलाफ है भाजपा से हरीशचंद्र राठिया। हाँ। ये जिला पंचायत के सदस्य हैं। जो 21 सीट डिक्लेयर हुई थी, उसमें से धर्मजयगढ़ सीट भी थी। अच्छा, जो सबसे पहले सबसे बुरी हार वाली 21 सीटें थी। जी। भाजपा ने उन सीटों को सबसे पहले डिक्लेयर किया था अपने कैंडिडेट, जहां बुरी तरह से हारी हुई थी। वो जी। कई जगह तो 2-2, 3-3 बार की हारी हुई थी, ऐसी भी सीटें हैं उसमें। हाँ। तो अब हरीशचंद्र राठिया पहले से ही काफ़ी सक्रिय थे। यहाँ संघ ने काफ़ी मेहनत की। अच्छा। संघ क्योंकि टिकट वितरण के बाद, प्रत्याशी जनाए जाने के बाद कुछ विरोध के स्वर भी थे, दूसरे और भी दावेदार, लेकिन सब शांत हो गए, सब काम में लगाया गया। और जनता कांग्रेस से जोगेंद्र इक्का भी हैं, कुछ ईसाई समाज के भी बहुत सारे वोटर हैं वहाँ। तो कुल मिला के मुकाबला नज़दीकी लग रहा। अच्छा जी। अब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही शशांक की, हमने पहले राउंड की 20 सीटों पे चर्चा की थी, एक सीटों पे 2 बार में। जी। हमने सरगुजा की 14 सीटों पे चर्चा की 2 बार में। जी। तो वो 20 और 14, जी, ऐसी हम अभी तक 34 सीटों पर चर्चा कर चुके हैं अलग अलग। जी। ये बतलाइए मुझको कि अभी आज की चर्चा में ही ये दूसरी तीसरी सीट के बारे में आप संघ परिवार की सक्रियता की बात कर रहे हैं, तो उन 34 सीटों में कहीं संघ की ऐसी सक्रियता नहीं थी क्या? थी। बस्तर में भी काफ़ी एक टीम काम कर रही थी, जिस तरह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई थी संघ प्रचारक। बस्तर के बाद सरगुजा और बिलासपुर के कुछ हिस्से में, खास करके ट्राइबल इलाकों में काफ़ी काम किए कर रहे हैं। तो ये आदिवासी इलाकों में ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा। ये धर्मजयगढ़ की बात हुई, जहाँ पे राठिया समाज के ही 2 लोग कांग्रेस और भाजपा से आमने सामने हैं, लेकिन और लोग भी हैं वहाँ पे। वहाँ जोगी कांग्रेस से है, बसपा से है, 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। देखते हैं वहाँ क्या होगा। अब हम रायगढ़ जिले से बाहर आ रहे हैं। सारंगगढ़, ये अलग जिला हो गया है, अब सारंगगढ़ नया जिला है, अलग जिला हो गया है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की सीट है। तो यहाँ पे कांग्रेस की मौजूदा विधायक हैं उत्तरी जांगड़े, भाजपा की शिव कुमारी चौहान, जनता कांग्रेस से भी हैं डॉक्टर रात्रे हैं, बसपा से नारायण रत्नाकर हैं, आम आदमी पार्टी से भी है देव प्रसाद कोसले, और भी कई उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस ने जिन 22 लोगों की टिकट काटी थी, 20 की काटी थी और 2 उसी परिवार के और लोगों को दी थी। तो ये उत्तरी जांगड़े जो हैं,
ये इनकी टिकट नहीं कटी थी, इनका रिकॉर्ड ठीक रहा होगा जी। कि इनका भी गड़बड़ नहीं, था। रिकॉर्ड अच्छे हैं। और ये पिछले चुनाव में करीब करीब 52,000 वोटों से जीती थी। 52,000? जी। तो ये अकबर के तुरंत बाद की लीड वाली और थी भी क्या हैं, ये? जी। और भी थे जी, 6 लोग करीब करीब थे जो 50,000 से ऊपर कुछ जीते हैं। 50,000 वाले लोगों की कटी भी है। कटी भी, शकुंतला साहू, सरायपाली के किस्मतलाल नंद। किस्मतलाल नंद। बिल्कुल। तो ये इनकी किस्मत ठीक रही उत्तरी जी, जांगड़े बिल्कुल। की। इनकी साख भी अच्छी है, हाँ। साफ सुथरी हाँ। है। और भाजपा से है शिव कुमारी चौहान, हाँ, ये गाड़ा समाज से हैं। ये फिर दो महिलाएं हैं 2 महिलाएं सामने। बिल्कुल। तो दोनों पार्टी तय करके कुछ महिला आरक्षण की तरफ बढ़ रही हैं क्या? बिल्कुल, महिला प्रत्याशी दी हैं। हाँ, वैसे भाजपा ने पहले भी दिए हुए हैं यहाँ से। यहाँ से। यहाँ से, अच्छा। जी। और जनता कांग्रेस से छबिलाल रात्रे को हैं। हाँ, ये पहले एक बार विधायक रह चुके हैं यहीं से। यहीं से। अच्छा। हाँ। और बसपा से नारायण रत्नाकर अमित हैं। जोगी को अच्छे अच्छे उम्मीदवार मिले हैं। बिल्कुल। नारायण रत्नाकर है। ये आपको बता दूं कि सारंगगढ़ में पिछले चुनाव में भी 21,000 वोट मिले थे। हाँ, बसपा को। और यही कैंडिडेट थे क्या? कैंडिडेट दूसरे थे, अरविंद अच्छा। बचकर थे। तो ये बसपा के एक बड़े नेता हैं दाऊराम रत्नाकर। जी, वो मस्तूरी से लड़ रहे हैं। नहीं, तो ये उनके परिवार के हैं क्या नारायण रत्नाकर? नहीं। नहीं है। हाँ। अच्छा। तो अभी यहाँ बसपा के अपना अच्छा खासा वो है, हाँ, जनाधार है। हाँ, 20,000 वोट तो मिलते ही मिलते हैं और काफ़ी सक्रिय भी हैं इस बार। हाँ, और इन सब के बीच में कुछ चीज़ें स्थानीय स्तर पे नई चीज़ आई हुई। हाँ। जिला गठन के बाद बरमकेला और सरिया, ये बड़ा इलाका है। हाँ। ये यहाँ के लोग चाहते थे कि हमको रायगढ़ में शिफ्ट किया जाए। अच्छा, वो नए और छोटे जिले से जुड़ना नहीं चाहते नहीं थे। वो पुराने ये रायगढ़ को काट के बना था ये? बनाई कुछ हिस्सा रायगढ़ से है। इसी भूपेश सरकार ने ही बनाया है इसको। जी। हाँ। तो अब वो नहीं चाहते थे, तो ये इसका एक स्थानीय स्तर पर विरोध भी है। हाँ। कुछ डेवलपमेंट सड़कें वगैरह को लेके भी स्थानीय स्तर पर नाराजगी है। अच्छा। तो भाजपा में इस बार मेहनत ज़्यादा हो रही है। शिव कुमारी चौहान, और शिव कुमारी चौहान क्या है, गाड़ा समाज से आती है। अच्छा। गाड़ा समाज के अपने अच्छा वोट बैंक है वहाँ पे। हाँ। क्योंकि ये लोग सरायपाली में नहीं दे पाए कैंडिडेट। हाँ। तो उसको यहाँ compensate करने की- कंपेंसेट किए हैं समुदाय के व्यक्ति को कहीं दूसरी जगह से। बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ अच्छा, इन सब के बीच में जो आम आदमी पार्टी के हैं देव कुमार कोसले, हाँ। ये भी सतनामी समाज के बड़े जिलाध्यक्ष वगैरह रह चुके हैं, मतलब उधर संगठन में अपना वो एक पदाधिकारी रहे हैं। हाँ। तो इनकी भी अच्छी खासी उपस्थिति है। मुझको लगता है कि बिलासपुर संभाग में आम आदमी पार्टी प्रदेश के दूसरे हिस्से के मुकाबले ज़्यादा सक्रिय भी रही है। जी बिल्कुल। यानी जगह जगह मुझको दिखता है उसका काम आम आदमी पार्टी का। जी। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी बहुत दिलचस्पी से लड़ रही हो ऐसा मुझको दिख नहीं रहा है। राज्यसभा सदस्य वहीं से हैं, लोरमी के रहने वाले जो डॉक्टर पाठक जो है, संदीप जो पंजाब से राज्यसभा में गए हैं, ये वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन मैं बतलाऊं आपको, आम आदमी पार्टी को अगर ये चुनाव गंभीरता से लड़ना था तो भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ जिस अंदाज में, जिस तेवर में उनको लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ रहे हैं। आप मोदी के खिलाफ आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं लड़ सकते। आम आदमी पार्टी का मैं समझ नहीं पाया हूँ, इसका रहस्य क्या है, इसकी पहेली क्या है। ये लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, कि इंडिया गठबंधन के भीतर की कोई नूरा कुश्ती चल रही है, मुझको नहीं मालूम। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसका अपना सपोर्ट बेस जो है वो बहुत बुरी तरह से खराब होगा। जी बिल्कुल। उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता निराश होंगे, ऐसा मुझको लगता है। तो ये सारंगगढ़ की बात हुई। जी। अगला अब हम कोरबा जिले में चले जा रहे हैं। जी। हाँ जी। बिलासपुर संभाग का ही है कोरबा जिला। कोरबा। यहाँ पे एक आदिवासी आरक्षित सीट है रामपुर। जी। रामपुर में कांग्रेस के फूल सिंह राठिया कैंडिडेट हैं। जी। यहाँ पर भाजपा के ननकी राम कंवर मौजूदा विधायक हैं। जी। ननकी राम कंवर बड़े दिलचस्प व्यक्ति हैं, मैं बतलाऊं आपको। वो जिस सरकार में मंत्री रहते हैं उस सरकार के खिलाफ भी कई तरह की बातें वो करने में पीछे नहीं हटते। विधानसभा में अपनी पार्टी की सरकार, इसको भी घेर लेते हैं। वो थोड़े बेकाबू किस्म के हैं, पार्टी का उतना काबू उनके ऊपर नहीं रहता है। वो किसी मुद्दे को लेकर धरने पे बैठ जाते हैं, कहीं किसी के खिलाफ चिट्ठियां लिख देते हैं, लंबी लंबी चिट्ठी। खुद ही की पार्टी की सरकार यहाँ पर थी छत्तीसगढ़ में, और ननकी राम कंवर
दिल्ली चिट्ठियां लिख देते थे जी। छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो पार्टी के भीतर जो है ये थोड़े बागी तेवर वाले, थोड़े स्वायत्त शासी नेता हैं, ये पुराने नेता हैं, सबसे पुराने नेता हैं। और ये जब मंत्री बने थे तब तक रमन सिंह शायद पार्षद थे, हाँ, जो बाद में मुख्यमंत्री बने। हाँ। तो अपना एक वो है, तो इनका एक वो एक उम्र का, मैं त्रेता युग का हूँ और तुम अभी इस युग के हो, इस किस्म का एक इनका रहता। मुझको क्यों ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह के कुछ एक बड़े अफसरों के खिलाफ भी अभियान छेड़ा हुआ था, शिकायत भी की थी, इसी सरकार में की थी, शिकायत भी की थी, उसी आधार पर जांच भी चल रही, जांच इन्हीं की शिकायत के आधार। लेकिन ये कई मामलों को लेके हाईकोर्ट भी चले जाते हैं। बिल्कुल, ननकीराम कंवर पीएससी के मामले को लेके, पीएससी के मामले को लेके, और भी कई मामलों को लेके अलग अलग समय पे सक्रिय रहे हैं। यानी उम्र को छोड़ दीजिए, मैं कई जवान लोगों को जानता हूं जो दिन में 4 घंटा सोते हैं, और मैं ननकीराम कंवर को देखते आया हूं जो पूरे समय सक्रिय रहते हैं। कभी भी सड़क पे धरना दे देंगे, कुर्सी डाल के वहां बैठ जाएंगे ट्रैफिक जाम करने के लिए, अपने पार्टी की सरकार के खिलाफ बयान दे देंगे। तो ऐसे ननकीराम कंवर वहाँ के अभी विधायक हैं, वहीं भाजपा के कैंडिडेट भी हैं, यही है। बिल्कुल। अब वहाँ पे हमर राज पार्टी से कन्हैया आनंद कंवर हैं और बसपा से जगत राम राठिया हैं। यहाँ देखिए, आप नाम देखिए, सीट का नाम रामपुर, कांग्रेस के फूल सिंह, भाजपा के ननकी राम, हमर राज पार्टी के कन्हैया आनंद, बसपा के जगत राम, एकदम रामकृष्णमय दिख रहा है पूरा। यानी अयोध्या और ब्रज जो है दोनों ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया, नहीं लगता ऐसा नामों से? इतने रामकृष्ण के नाम वाली और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है 90 में? राम वन गमन पथ से होते हुए ये इसी इलाके से शुरू होता है, सीतापुर, रामपुर, ये सब कहीं कहीं टच है। अच्छा, यानी इतने राम की एक वजह है। बिल्कुल, कि उस इलाके में राम की एक संस्कृति पहले से रही है, इतिहास रहा है। अच्छा, अब ये रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या हाल है शशांक? पहले अब ये ननकीराम कंवर को फिर से उतारा है मैदान में। भाजपा कांग्रेस ने इस बार कंवर प्रत्याशी नहीं दिए हैं, राठिया समाज से दिए, हालांकि कंवर की ही उपजाति है। हाँ। और पहले आपको याद होगा डिप्टी सीएम होते थे प्यारेलाल कंवर और ननकीराम के बीच में मुकाबला होता था। फिर उनके भाई थे श्यामलाल कंवर, जो डीएसपी होके फिर विधायक भी बने वो। तो उनके बीच वो भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन इस बार नया प्रयोग किया कि इनको दिया है। फूलसिंह राठिया पहले एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा खासा 20 हजार वोट पाए हुए थे। तो अपना खुद का भी उनका एक बेस है। तो लेकिन उस पर अभी उनको उम्मीदवार बनाने से कंवर समाज के दूसरे नेता जो खास करके कांग्रेस में हैं, वो नाराज हैं। और एक सुनीता कंवर पंचायत की पदाधिकारी थे, वो करीब फॉर्म भी भर दी थी, लेकिन बाद में वो मनाने में कामयाब रहे इनको। मैं जब चुनाव टिकट की देखता हूँ किसी भी पार्टी का, तो मुझको एक कहावत याद पड़ती है, एक अनार 100 बीमार। यानी जैसे बीमारी का इलाज हो अनार तो एक है, लेकिन बीमार 100 खड़े हो गए कि मुझको दे दो, मुझको दे दो। टिकट तो कोई भी पार्टी किसी एक को ही दे सकेगी, बाकी जातियाँ, उपजातियाँ, दूसरे धर्म के लोग, काफ़ी लोग नाराज होते ही हैं। तो ये रामपुर का, यहाँ आप कह रहे हैं कि राठिया को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, तो कंवर समाज के लोग कुछ नाराज हैं जो कांग्रेस के हैं। लेकिन ननकीराम कंवर उनके पास है। बिल्कुल। वोट तो जब बूथ के भीतर जाके डालते हैं तो उस वक्त तो कोई ऐसा पंजा ऊपर से देखते नहीं रहता, न कमल देखते रहता। वहाँ समाज के लोग अपने मर्जी से वोट डाल सकते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। और कांग्रेस और भाजपा के कैरेक्टर में बुनियादी फर्क क्या क्या रह गया है, आप थोड़ा सोचिएगा। इन दोनों पार्टियों के बीच क्या बुनियादी फर्क रह गया है? मुझको लगता है आप उंगलियों पे जितना गिन सकते हैं शायद इतना फर्क नहीं मिलेगा। दोनों पार्टियां आसपास आ गई हैं कुछ एक मुद्दों को छोड़कर, तो दूसरे पार्टी को वोट देने में दिक्कत भी नहीं होती होगी किसी को। ऐसा नहीं कि मैं नीति सिद्धांत के खिलाफ जाके वोट दे रहा हूँ, नहीं। बिल्कुल। तो रामपुर के बारे में आप कुछ बतला रहे थे। बसपा से यहाँ जगत राम राठिया हैं और कुल मिला के 9 उम्मीदवार हैं। और भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला दिख रहा है। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं, बाकी उम्मीदवार हैं,
तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ पैचेस में ये प्रभाव डालने की स्थिति में दिख रहे हैं, अच्छे खासे वोट काट सकते हैं। एक बात बतलाओ आप मुझको, अरविंद नेताम ने जब ये हमर राज पार्टी बनाई जी उस वक्त ऐसी चर्चा थी कि ये कांग्रेस को ज़्यादा डैमेज करेंगे क्योंकि कांग्रेस छोड़ के निकले हैं, कांग्रेस से शिकायत है, वहाँ अपमान हुआ है, जी ऐसी भी चर्चा थी। मैं साफ साफ बोलूं कि भाजपा उनको पर्दे के पीछे से मदद करेगी, ऐसी चर्चा थी। लेकिन मैं इस सीट पे देखता हूं तो भाजपा के कैंडिडेट हैं ननकीराम कंवर, बिल्कुल, और अरविंद नेताम की हमर राज पार्टी के कैंडिडेट हैं कन्हैया आनंद कंवर। तो ये अगर वोट काटेंगे नेताम जी के कैंडिडेट तो ये तो कंवर समाज के भीतर के कुछ वोट जितने भी काटेंगे ननकीराम का नुकसान रहेगा। बिल्कुल, तो ये कोई बीजेपी के हाथों खेल रहे हों अरविंद नेताम, ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रही, कहीं कहीं जगहों पे बीजेपी को भी डैमेज, कहीं बीजेपी को भी डैमेज करेंगे। और बसपा से राठिया हैं, इनका भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से एक गठबंधन भी है। तो अब यानी ये है जी कि भाजपा के ननकीराम कंवर को नुकसान पहुंचाने के लिए हमर राज पार्टी से कन्हैया कंवर जी, और कांग्रेस के फूल सिंह राठिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बसपा के जगत राम राठिया जी। तो दोनों ही कैंडिडेट के जाति के एक एक कैंडिडेट और जी, ये जो बची 6 पार्टियां हैं छोटी, उनमें से एक एक से खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा मिला जुला यहाँ पे रुख अभी रहेगा। थोड़ा कोई भविष्यवाणी करना आपके लिए संभव है क्या? बिल्कुल, अभी नजदीकी मुकाबला है, नजदीकी मुकाबला है। ठीक, हम अगली सीट पे आते हैं। ये भी कोरबा जिले की है, कटघोरा सीट। ये भी ट्राइबल सीट है, आदिवासी सीट है। यहाँ पे मौजूदा विधायक पुरुषोत्तम कंवर को कांग्रेस ने टिकट दी है, भाजपा ने प्रेमचंद पटेल को कैंडिडेट बनाया है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र राठौर कैंडिडेट हैं, बसपा से सत्यजीत कुर्रे कैंडिडेट हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भुवनेश्वर सिंह। अब मुझको थोड़ा सा इसमें अटपटा लग रहा है कि बसपा और गोंडवाना वैसे तो एक गठबंधन में सीटों के तालमेल में लड़ रहे हैं, लेकिन किसी किसी सीट पे दोनों के कैंडिडेट भी हैं। हमने शुरू में जो चर्चा की थी, शायद पहले 20 सीटों में भी ऐसा था कहीं पे। ये कटघोरा ये कोरबा संसदीय सीट में आता होगा। बिल्कुल, पूरा का पूरा कोरबा जिला उसी में आता है। क्या स्थिति है शशांक कटघोरा में? ये कटघोरा है, ये सामान्य सीट है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पे पुरुषोत्तम कंवर को बनाया। ये सामान्य सीट है? सामान्य सीट। अच्छा, मुझको पता नहीं क्यों लग गया था कि ये अनुसूचित जनजाति की सीट है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ से अनुसूचित जनजाति के विधायक को टिकट दी थी, पुरुषोत्तम कंवर को। अच्छा, और वो मौजूदा विधायक भी। हाँ। आपको मालूम होगा कि पुराने विधायक हुआ करते थे सीनियर ने, बोधराम कंवर। हाँ, ये उनके बेटे हैं। अच्छा, बोधराम कंवर 6 बार विधायक रहे। हाँ, कटघोरा से रहे, पाली तानाखार से भी रहे। हाँ। तो वो फिर से इस बार मैदान में हैं। भाजपा से हैं प्रेमचंद पटेल। हाँ, ये जिला पंचायत के सदस्य हैं। अच्छा, और आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र राठौर है। हाँ, अच्छा, इन सब चीज़ के बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भुवनेश्वर सिंह, हाँ, और भी बसपा से भी है सत्यजीत कुर्रे। हाँ। अब इसमें ये बता दूं कि ये इलाका कटघोरा के जिला बनाने की मांग बहुत पहले से रही। अच्छा, काफ़ी होटे रही, कुछ इस तरह की चर्चा रही कि कटघोरा को बना देंगे। इस तरह की खदान, श्रमिक, ट्रेड यूनियन से जुड़ी और खास करके जमीन विस्थापन से काफ़ी समस्याएं हैं, मांग भी है। तो ये वो हसदेव के इलाके के आसपास कहीं का इलाका है जी, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को लेके इस बार थोड़ा, पिछली बार पुरुषोत्तम कंवर करीब 11-12 हज़ार वोटों से जीते थे। बहुत बड़ी लीड नहीं थी। बहुत बड़ी लीड नहीं थी। और ये जो भाजपा से हैं प्रेमचंद पटेल, इनका विरोध उस तरह का नहीं है, मतलब एक तरह से सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं। तो कुल मिला के यहाँ भी मुकाबला अब नज़दीकी दिख रहा है स्थानीय समय। ऐसा जी। और ये वजह क्या है कि बसपा और गोंडवाना दोनों के लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे? पर्याप्त वहाँ पे स्कोप है। ऐसा? हाँ, तो अनुसूचित जनजाति अब ये मेरे को आप समझाओ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के क्या है कि करीब आदिवासी समाज के 30% वोट हैं। हाँ, उसमें गोंड समाज के, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गोंड समाज के वोटरों पर अच्छे खासे पकड़ है। तो एक संभावना ये भी रहती है कि वो उन्हीं जगहों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ उनके उम्मीद समाज के वोटर हैं। हाँ। तो भुवनेश्वर सिंह उस हिसाब से हैं, अनुसूचित जाति
के भी वोटर अच्छे खासे हैं। तो ये सब चीज़ें प्रभाव डालने की स्थिति में हैं। तो ये ज़्यादा नुकसान इन तीन पार्टियों से, तीन कैंडिडेट से आपको किसका दिखता है ज़्यादा नुकसान? दोनों को ही बराबर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस को ही ज़्यादा करें या भाजपा को। मुझे लगता है थोड़ा सा कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी भाजपा को कुछ नुकसान तो होगा ही। अच्छा, अगली सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति की है, पाली तानाखार। जी हाँ जी, ये ट्राइबल रिजर्व सीट है। इसमें कांग्रेस की दुलेश्वरी सिदार जी, ये कैंडिडेट हैं। भाजपा के रामदयाल उइके हैं जी, गोंडवाना के तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम हैं जी, जनता कांग्रेस से छत्रपाल सिंह कंवर हैं जी। इनमें कुछ नामों को लेके मेरे को थोड़ी बहुत कहानी याद आ रही है। जी, ये बतलाइए, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, ये गोंडवाना के जो संस्थापक थे, हाँ, हीरा सिंह मरकाम उनके बेटे हैं। उनके बेटे हैं, इसलिए नाम इन्होंने साथ में जोड़ा है। जी, जो आमतौर पे यहाँ पे परंपरा नहीं रहती है, जी, लेकिन जी। हीरा सिंह मरकाम बड़े नेता थे आदिवासियों के बीच में, जी, इसलिए इन्होंने नाम जोड़ा है तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने। जी, तो ये गोंडवाना से हैं कैंडिडेट। जी, और कांग्रेस से दुलेश्वरी सिदार, जी। ये मौजूदा विधायक नहीं है। मौजूदा विधायक थे मोहित केरकेट्टा, उनकी टिकट काट दी। मोहित केरकट्टा की टिकट कटी है, वो यही सीट है। वो यही सीट है। अच्छा, क्यों कटी थी उनकी टिकट? एक तो स्थानीय स्तर पर विरोध था, हाँ, और प्लस जो ये ईडी के जो कोल स्कैम में भी इनका नाम वाम आ गया था। कुछ जमीनें वगैरह इनके बेटे के नाम से खरीदी थी किसी ने, तो स्थानीय स्तर पर काफी कुछ बैंक खातों में अचानक पैसा रहस्यमय तरीके से उद्योगों से आया था। जी, ईडी ने एक बार पूछताछ वगैरह भी कर चुकी है उनसे। जी, हाँ, तो इसलिए टिकट उनकी कटी है। लेकिन ईडी वाले मामलों में कुछ की टिकट कटी है, कुछ की नहीं कटी है। जैसे देवेंद्र यादव की नहीं कटी है। जीत की संभावना उस तरह की नहीं थी उनको। कोई और वीडियो वायरल हुए थे मोहित केरकेट्टा के, जिसको लेके काफी पार्टी के भीतर चर्चा रही। तो अच्छा, आप वीडियो वायरल हुए बोले तो मुझको देवेंद्र यादव की याद आई। देवेंद्र यादव के नाम से किसी ने फर्जी वीडियो गढ़कर, एक फर्जी सेक्स वीडियो गढ़कर देवेंद्र यादव के नाम से उसको फैलाया था चारों तरफ। देवेंद्र नाम यादव उसको लेकर एक फोरेंसिक लैब गए, वहाँ उन्होंने जांच करवाई खुद ही होकर। उनके नाम से जो वीडियो फैलाया गया, झूठा वीडियो बनाकर सेक्स वीडियो, उसकी जांच करवाई। और जांच करवा के लैब ने रिपोर्ट दी कि ये किसी भी तरह से ये देवेंद्र यादव नहीं है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि खुद देवेंद्र यादव वीडियो जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को कह रहे हैं कि उनके साथ जितना गंदा किया गया, ये उनका फर्जी सेक्स वीडियो बनाकर जितना गंदा काम उनके साथ किया गया, उन्होंने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझको याद है, कि रख लो इस सीट को, रख लो इस चुनाव को, मुझको नहीं लड़ना है ऐसा चुनाव, मैं इस कीमत पे विधायक बनना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, मैं ऊंचे कद काठी के मजबूत विधायक हैं, वो रो रहे थे जिस तरह से मीडिया के कैमरों के सामने, मुझको खराब लगा। यानी देवेंद्र यादव ने कहा कि मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, बहन है, बेटियां हैं मेरे, और उनके बीच में मेरी क्या हालत हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों ने मुझको सुझाया कि मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी को लेकर आकर साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लूं, लेकिन मैं इतनी गंदी चर्चा में, कोई सेक्स वीडियो गढ़कर मेरा फैलाए, मैं इतनी गंदी चर्चा में अपने परिवार को शामिल करना नहीं चाहता। वो मीडिया के सामने रोए भी, फोरेंसिक लैब में जाकर उन्होंने उस वीडियो को झूठा भी साबित किया। मैं अभी चर्चा देवेंद्र यादव और उनके भिलाई इलाके की नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये शायद आखिरी चर्चा हमारी होगी इस तरह की जिसमें मोहित केरकट्टा की बात आई, ईडी की जांच की बात आई, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं देवेंद्र यादव का ईडी का मामला है उस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उसको ईडी जाने और वो जाने, लेकिन मैं इस पे बात कर रहा हूं कि किसी का सेक्स वीडियो गढ़कर देवेंद्र यादव जैसे मजबूत विधायक को रुला देना। रो रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कह रहे थे कि मुझको ऐसी राजनीति नहीं करनी है, ले जाओ इस सीट को, ये चुनाव ले जाओ, मैं ऐसी राजनीति करना नहीं चाहता। मैं इसलिए आउट ऑफ वे जाकर उनकी चर्चा कर रहा हूं
कि लोगों को पता लगे, जिन्होंने नहीं देखा होगा रोते हुए उनका वीडियो वो लोग देखें इसको। ठीक है, तो हम वापस लौटते हैं, हम पाली तानाखार में आ रहे हैं। ये दुलेश्वरी सिदार जी जो नई कैंडिडेट है, क्योंकि मोहित केरकट्टा का टिकट कटी है यहाँ से। जी मोहित राम नाम लिखते हैं क्या वो? मोहित राम करकट्टा साहब। हाँ, अच्छा। जी तो ये अब दुलेश्वरी सिदार का क्या बैकग्राउंड है शशांक? देखिए, ये पिछली बार का वो ये है कि हीरा सिंह मरकाम सेकंड पोजीशन में थे और भाजपा थर्ड पोजीशन में आ गई थी। अच्छा। और यहाँ गोंड समाज का अच्छा दबदबा है। अच्छा। गोंडवाना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रही है तो यहीं पर इसी इलाके में। अच्छा। और खास करके पाली तानाखार में। हाँ हाँ। और इसमें जो दुलेश्वरी सिदार बनाए हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाए हैं, ये गोंड समाज के बीच में गुरु माता मानी जाती है इस अच्छा? तरह का। हाँ, और ये पाली जनपद के अध्यक्ष हैं। और दूसरे हैं रामदयाल उइके। ये तो पहले भी ये बतलाइए, रामदयाल उइके नाम से मुझको क्यों याद पड़ रहा है? ये पहले विधायक रहे हुए हैं और ये जोगी जी के लिए सीट खाली की थी, वो भी ऐसे ही नाम के कोई व्यक्ति थे क्या? वही है। ये वही है जी। तो वो सीट दूसरी थी जोगी जी के लिए, इन्होंने जो खाली की थी मरवाही सीट थी, वो खाली की थी। जी। मैं पहले एक किस्सा बता चुका हूँ, लंबा समय नहीं लूंगा। जोगी जी के लिए जिस दिन ये खाली कर रहे थे सीट, उस दिन जोगी जी ने अपने बंगले पे मुझको मिलवाया था। कैमरामैन इशारा कर रहे हैं, बहुत लंबा खींच रहा है ये कहानी फिर कभी। तो रामदयाल उइके, इनकी क्या स्थिति है? अब इन सब के बीच में जनता कांग्रेस के छत्रपाल कंवर। हाँ। तो ये वहाँ क्या है, कंवर समाज के लोग भी टिकट की मांग कर रहे थे। अच्छा। तो ये भी मजबूत व्यक्ति हैं। ऐसा? तो इनको जनता कांग्रेस ने टिकट दे दी है। तो अभी इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत लगी हुई है। ये मजबूत त्रिकोणी मुकाबला दिख रहा है यहाँ। ऐसा? जी। आज की चर्चा की आखिरी 9 नंबर की सीट मरवाही, ये ट्राइबल रिजर्व सीट है। नया जिला जो बना है जिसको जीपीएम कहते हैं, नाम अजीब सा लगता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम, उस जिले में आती है ये सीट। कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव उम्मीदवार हैं वहाँ से। भाजपा के प्रणव कुमार मरपच्ची ये उम्मीदवार हैं। गोंडवाना से उर्मिला सिंह मार्को। जनता कांग्रेस से गुलाब सिंह राज। 10 कैंडिडेट हैं वहाँ से। ये मरवाही वही सीट है जो जोगी जी की सीट रही। जोगी जी से कई चुनाव उन्होंने लड़े यहाँ से, लंबे मार्जिन से वो जीतते रहे। लंबे मार्जिन से जीतते रहे। और पिछला जो उपचुनाव, उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुए थे, उसमें अच्छे खासे मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव जीत के आए थे। के ध्रुव जो अभी कैंडिडेट है। हाँ। और ये मौजूदा विधायक है ध्रुव। जो भाजपा से प्रणव कुमार मरपच्ची, ये आदिवासी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा। और इन सब के बीच में जो जनता कांग्रेस के हैं गुलाब सिंह राज, वो कांग्रेस में रहे हैं। अच्छा। जोगी जी के साथ रहे, फिर ये भी मजबूत नेता हैं। ये हल्ला घट के फिर अमित जोगी ने टिकट दी। जोगी का प्रभाव तो इस इलाके में रहा है। तो और इन सब के बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उर्मिला सिंह मोरकाम, ये भी पहचान अच्छी खासी है वहाँ पे। अच्छा। गोंड समाज के बीच में इनकी पकड़ अच्छी है। हाँ। तो फिर भी ये दोनों वोट काटने की भूमिका में दिख रहे हैं अच्छे खासे। यानी इनको थोड़ा काउंटिंग जब तक आगे बढ़ेगी, कोई राउंड ऐसा ना आ जाए कि अब जीत निर्विवाद रूप से इस पार्टी की है, तब तक थोड़ा डामाडोल है ये। जी। ठीक है, ये 9 सीटों पे हमने भी चर्चा की है। मैं और शशांक आपके सामने हो सकेगा आज शाम या कल सुबह अधिक से अधिक हम बाकी सीटों को लेकर आएंगे। बिलासपुर संभाग की 24 सीटों में से 9 ये हैं। 13 बज गई और जी 14 सीटें बच गई हैं। 15 9 सीटें हुई हैं। हाँ, तो हम उन सीटों को लेकर आपके बीच फिर आएंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये बिलासपुर संभाग बड़ा ही धुंध से घिरा हुआ रहेगा। यहाँ पर 3, 4, 5 अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट हैं। ये किस तरफ मामले को मोड़ देंगे, तोड़ देंगे, थोड़ा अंदाज लगाना मुश्किल है। तो आप देखते रहिएगा इसको, हम आपके बीच में फिर आएंगे। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए,
इसको लाइक कीजिए, टिप्पणी करना हो तो आप कीजिए, हम बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं। इन सब के बीच एक अपील आपसे, वोट डालने जरूर जाइएगा, अधिक से अधिक जाइएगा और लोगों को, आसपास के लोगों को लेके जाइएगा। लोकतंत्र को जिंदा रखने का यही एक तरीका है कि अधिक से अधिक लोग वोट डालें। फिर मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेशना रोहान। कैंसर रोगियों के साथ एक दशक से भी अधिक काम करते हुए मुझे मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की बात समझ में आई और ये भी समझ में आया कि मतदान हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकारों में से एक है। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो आइए इस छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करें, मतदान में भाग लें और न केवल स्वयं भाग लें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें ताकि वो चुनाव में भाग लें, मतदान करें और चुने एक सही जनप्रतिनिधि को जो हमारे आज और आने वाले भविष्य को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद।